इस लेक्चर में हम पेड़ी की विभिन्न जो बीमारी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जो पेड़ी है उसमें बहुत सारे डिजीज़ लगती है, जैसे ब्लास्ट है, ब्राउन स्पॉट है, आपका शीथ ब्लाइट है, शीथ रॉट है, फॉल्स स्मट है, बीएलबी है और खैरा डिजीज़ जो है, जो डिफिशियंसीज होती है। इस लेक्चर में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ है जो छत्तीसगढ़ प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो ब्लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। तो ब्लास्ट और ब्राउन स्पॉट के क्या इसके सिम्टम होते हैं, कैसा इसका डिजीज़ साइकिल चलता है और कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे, इस बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट जो है बहुत सारी स्टेजेस में आती है जिसको अलग अलग नाम से हम देखते हैं। जैसे अगर ये लीफ में आती है तो इसको हम लीफ ब्लास्ट कहते हैं। और लीफ ब्लास्ट में देखते हैं कि इसका जो स्पॉट है वो हमको स्टार्टिंग में पत्तियों में ये 1 से 3 mm इसका साइज होता है। नीले धब्बे के रूप में ये सबसे पहले अपीयर होता है और इसका जो इंड है वो पॉइंटेड होता है, जैसे कि ये फोटोग्राफ्स में अपन देख पा रहे हैं। इंड जो है उसका पॉइंटेड रहता है। बाद में ये जो धब्बे हैं वो इनलार्ज होता है और 1 से 1.5 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई जो है 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर होती है ना, जैसे बोट होती है। और इसका प्रमुख पहचान है कि जैसे नाव होती है या आँख होती है कि वो दोनों किनारों पे पॉइंटेड होता है और बीच में उसका जो सेंटर भाग है वो विड्थ लिए होती है। तो इसमें देखते हैं कि जो बॉर्डर होती है इस स्पॉट का वो आपको डार्क ब्राउन कलर का होता है और जो सेंटर आप जो देख पा रहे हैं जैसे इस फोटोग्राफ्स में सेंटर जो है ग्रे कलर लिए हुए या जैसे पुआल होता है उस तरह से दिखता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो स्पॉट है वो आपस में मिलने लगते हैं, जैसे इस दूसरे फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं। तो ये सारे स्पॉट जब मिलने लगेंगे तो ये बहुत बड़े लीफ के एरिया को कवर करता है और फिर ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये जल गया है। तो इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ में या दूसरे हिंदी प्रदेशों में इसको झुलसा कहा जाता है, धान का झुलसा बीमारी। दूसरा, जब ये बीमारी जो ब्लास्ट है ये पेनिकल में आती है, जब धान इमर्ज होती है, जब इसका पेनिकल इमर्ज होता है तो जो उसके नोड होती है या गर्दन कहें वहाँ पे ये आता है और उसमें देखेंगे इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी देख पा रहे हैं डार्क ब्राउन या ब्लैक डिस्कलरेशन जो उसका नेक पोर्शन होता है, गर्दन वाली भाग होती है बाली की, वहाँ पे दिखाई पड़ती है। बाद में टिश्यू के डिस्कलरेशन के कारण वहाँ पूरा जो नेक्रोसिस होने लगता है और जो पूरा पेनिकल है वो सूखने लगता है। तो इसका सिम्टम भी अगर दूर से हम देखते हैं तो जैसे स्टेम बोरर में उसकी पूरी पेनिकल सूखी हुई होती है उस तरह से इसमें भी सूखी हुई बाली दिखाई देती है। हो सकता है कि कुछ उसमें दाने फिल हो, कुछ अनफिल्ड हो, या हो सकता है कि ये पूरा अनफिल्ड हो। तो इस तरह से इसमें चेफी ग्रेन आपको कंप्लीटली या पार्सली हमको दिखाई पड़ता है। और इस स्टेज में जब बीमारी आती है पेनिकल में तो लगभग क्रॉप की 75% जो यील्ड लॉस ये करती है। तीसरा, जब ये नोड में आती है तो अब हम इसको नोड ब्लास्ट कहते हैं। नोड पोर्शन पे आता है, वहाँ भी डिस्कलरेशन होने लगता है, स्टेम जो है ब्लैक होने लगता है और वहाँ से वो ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है। तो तीनों स्टेज को देखते हुए अगर लीफ में आता है तो हम इसको लीफ ब्लास्ट कहते हैं, जब पेनिकल में आता है तो पेनिकल ब्लास्ट कहते हैं, अगर नोड में आ रहा है तो हम इसको नोड ब्लास्ट कहते हैं। ये जो पैथोजेंस है ये पैरिकुलेरिया ग्रीसिया के कारण होता है और इसका परफेक्ट स्टेज जो है मैग्नापोर्थे ग्रीसिया है। ये जो डिवीज़न अगर हम फंजाई को पूरी क्लासीफाई करते हैं तो ये ड्यूट्रोमाइकोटिना जो डिवीज़न है उसके अंतर्गत आता है। इसकी जो ऑर्डर है मोनिलियल्स है और फैमिली डिमेटिएसी है और जीना जो है पैरिकुलेरिया होती है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है कि ये पैथोजेंस किस डिवीज़न में आता है, कौन सी स्पीसीज़ है
तो ये ग्रीशिया के कारण होती है। इसकी जो मेन जो अगर हम इसकी इटियोलॉजी बात करेंगे कि इसका पैथोजेंस कैसे दिखाई पड़ता है, तो माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखेंगे तो इसका जो माइसीलियल है वो सेप्टेट होता है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है, ब्रांच होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जिसको कोनेडिया 4 है वो सिंपल होती है, रेयरली ब्रांच होती है, ग्रेइश कलर की होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है इसकी कोनेडिया, ये टर्मिनली प्रोड्यूस होती है और पियर शेप्ड, या जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं पियर शेप्ड, या इसको कहते हैं पैरीफॉर्म लिए होती है। और 2 से 3 सेल्ड होती है, इसमें 2 सेप्टेट होती है, तो 3 सेल्ड होती है। 2 अगर इसमें सेप्टा बन रही है तो ये इसमें 2 सेप्टेट होती है, तो ये 3 सेल्ड होती है। और पॉइंटेड होती है, उसका जो एपिक्स है वो पॉइंटेड टू ब्लंट जैसे लिए होती है। तो ये इसका जो कोनिडिया है यही इसका आइडेंटिफाई कैरेक्टर है इस पैरिकुलेरिया का। इसका जो पैथोजेंस है वो सीड में सरवाइव करता है, और जो कि क्रॉप डेब्रीज जो पड़ी रहती है, धान की पुआल पे जो पड़ी रहती है खेत पे, उसमें ये पैथोजन छुपा रहता है और यही प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स का काम करती है। उसके अलावा हम देखते हैं बर्ड्स में बहुत सारे आपके ग्रासेस रहती है, जैसे सिटेरिया इंटरमीडिया है, पेनिकम है, राइपेंस है, डिजिटेरिया मार्ग्रेंटा है, इकाइनाक्लोरोना है। इसमें पैथोजन जो है आपके सरवाइव करती हैं, और फिर ये जब क्रॉप सीजन हम लेते हैं तो उसमें ये ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट सीजन में। तो इसका प्राइमरी सोर्स आपका सीड रहता है, और जो दूसरे जो प्लांट डेब्रीज में ही पुआल पे जो पड़ा रहता है, ये प्राइमरी सोर्स का काम करता है। और इसके माध्यम से कोलेट्रल होस्ट के माध्यम से भी, और फिर जब ये एक बार इन्फेक्शन होने लगती है तो फिर ये एयरबोर्न माध्यम से सेकेंडरी इन्फेक्शन करती है। इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होती है जब नाइट का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री के आसपास होने लगती है, और डे का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री होने लगे। का मतलब है कि ह्यूमिडिटी जब कम होने लगती है और इसका जब नाइट टेम्परेचर जो है रिड्यूस होने लगती है, यानी थोड़ी ठंड आने लगती है, तब ये डिजीज जो है सबसे ज़्यादा बढ़ती है। सनशाइन आवर अगर 14 घंटे का है और डार्क पीरियड इसको मिल रही है 10 आवर का, तो ये सबसे फेवरेबल टाइम इस डिजीज़ के लिए रहती है। इसका मैनेजमेंट के लिए हम देखते हैं कि हमको डीप समर प्लोइंग करना चाहिए, क्योंकि सॉइल बोर्न पैथोजेंस को हम इरिटेट करने के लिए ये जो भी प्लांट डेब्रीज उसमें पड़ी हुई है उसको हटाने के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी हम इसमें लगानी चाहिए, जैसे IR 64 है, कर्मा मासुरी है, इंदिरा सोना है, इंदिरा सुगंधित धान 1 है, इंदिरा बनानी धान 1 है, समलेश्वरी है, राजेश्वरी है। ये हमारी IGKV की है वैरायटी दुर्गेश्वरी। तो ये इन वैरायटी में ब्लास्ट जो है बहुत कम या इसमें रेजिस्टेंस हो करती है, और इसमें हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से बचना चाहिए। कम से कम हमको नाइट्रोजन इसमें या तो स्प्लिट में देना चाहिए, और एक साथ इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो भी इसमें प्लांट जो फील्ड में बर्न्स में जो रहते हैं दूसरे क्रॉप, राइस क्रॉप के वीट प्लांट डेब्रीज हैं, या फिर हम वीड्स जो होते हैं बर्न्स में, उसको हम साफ करके रखें। इसमें जब हम इसको अर्ली सोइंग करते हैं तभी हम मिनिमाइज कर सकते हैं इस रोग को फैलने से। दूसरा, जब ये स्टैंडिंग क्रॉप में अगर हम लगा रहे हैं, अगर बीमारी आ रही है, तब फिर हम उसमें केमिकल जो फंजीसाइड है उसको उपयोग करते हैं। और चूंकि ये सीड के माध्यम से भी ट्रांसमिट होती है, तो हम इसको सोइंग के पहले सीड को हम केमिकल जो फंजीसाइड्स हैं, जैसे वीटावेक्स पावर है 2 ग्राम, या जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं ट्राइकोडर्मा या सीडोमोनास, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेते हुए हम 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम इसको अगर उपचारित करके लगाते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये कम से कम इसमें डिजीज़ जो है वो नेक्स्ट
क्रॉप में ट्रांसमिट होती है। दूसरा, अगर खड़ी फसल में अगर ये स्टैंडिंग क्रॉप में अगर आपकी डिजीज़ आ रही है, तब फिर हम इसमें बहुत सारे आपके फंजीसाइड्स हैं, जैसे टेबुकोनाजोल है 25.9 EC पर का, इसका हम 1.5 ml, या पिकोस्ट्रोबिन है 22.52% SC का, इसका हम 1.3 से 1.5 ml पर लीटर, या कार्प्रोपेमिड्स जो 27.8% SC का मिलता है, इसका हम 200 से 250 ml पर एकड़ हम अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हम बीमारी को हम मैनेज हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसमें देख पा रहे हैं कि अगर ये बीमारी अगर कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर हम 10 से 12 दिन के अंतराल में हम इसका 2 से 3 छिड़काव हम इसको करके इसको हम मैनेज करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो ब्राउन स्पॉट है। ब्राउन स्पॉट को हम बंगाल फेमाइन के नाम से भी जानते हैं, चूँकि 1942-43 में ये आपके बंगाल एरिया में आया था, और लगभग 30% इस डिजीज़ के कारण यील्ड लॉस होती है। इसका सबसे जो आइडेंटिफाई करेक्टर है, ये माइन्यूट डार्क ब्राउन या पर्पल ब्राउन ओवल कलर शेप्ड स्पॉट के रूप में ये लीफ सीथ, आपके पेनिकल इसमें ये दिखाई पड़ते हैं। इसका जो साइज है ये बाद में हम देखेंगे तो 1 से 0.3 mm साइज इसकी होती है, और सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है इस स्पॉट्स का, कि ये स्पॉट्स के बाहर आपको येलो जोन दिखाई देगा, यानी स्पॉट के बाहर आपको येलो कलर का सराउंडिंग लिए हुए गोल घेरा आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। ये जो पैथोजेंस है ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। इसका जो परफेक्ट स्लेज है वो कोकिलोबोलस है, और ये भी डिट्रोमाइकोटिना ग्रुप की है, और इसका जीनस हेलमिंथोस्पोरियम है, और स्पीसीज जो इसकी ओराइजी है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो करेक्टर होती है ये माइसीलियल सेप्टेट होती है। कोनिडियोफोर जो है इरेक्ट होता है, अनब्रांच्ड होता है, डार्क होती है, और इसका जो कोनिडिया है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है या ऑक्लेवेट होती है, राउंड इंड होता है। जो इसका इंड है वो दोनों इंड पे राउंड होता है, कर्व्ड लिए होता है। तो ये सबसे जो कोनिडिया है ये इसका इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाई करेक्टर है। कर्व लिए होगा, और दोनों इंड जो है आपका राउंडेड होता है, और सेप्टा होता है, 5 से इसमें 7 सेप्टा होता है। और ये जब प्रोड्यूस होती है कोनिडियोफोर पे तो ये सिंगल होता है एक टिप में, और लेटरली, और जो तो ये इसकी मेन आइडेंटिफाई करेक्टर है जिसके द्वारा हम हेलमिंथोस्पोरियम को हम पहचान सकते हैं। इसकी जो डिजीज़ है ये सीड्स के द्वारा, और जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस खेतों में पड़ी रहती है उसके माध्यम से ये सरवाइव करता है उसमें, और नेक्स्ट क्रॉप में ये फिर प्राइमरी सोर्स का काम करती है। समर में ये जनरली पैथोजन जो है ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन सीड में ये प्राइमरी सोर्स के रूप में पड़ा रहता है, और नए क्रॉप में नए फसल को ये फिर प्रभावित करती है नए सीजन पे। इसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 25 to 30 डिग्री होती है, और ह्यूमिडिटी मोर देन 92%। और सबसे इसको फेवरेबल कंडीशन जब मिलता है जब नाइट्रोजन इसमें अगर हम लेस अगर हम इसमें दे रहे हैं, और नाइट्रोजन अगर हम एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं तो ये मोर फेवर करता है, यानी इम्बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर अगर हम इसमें दे रहे हैं तो ये आपको डिजीज़ को फेवर करती है। और पोटेशियम जो है इस डिजीज़ को मैनेज करती है, यानी नाइट्रोजन इसके लिए प्रॉब्लमेटिक कॉज करती है। इसलिए हम इसमें देखते हैं कि इनबैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर के कारण ये ब्राउन स्पॉट जो है वो ज़्यादा आती है।
और इसका जो एपीरियंस होता है ये जनरली हम देखते हैं कि ये जब पेनिकल्स निकलने के पहले यानी जब बूट स्टेज स्टार्ट होती है उस समय के बाद हमको ये ब्राउन स्पॉट ज़्यादा दिखाई देती है। इसके लिए कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी है, जैसे दंतेश्वरी है, इंदिरा सुगंधित धानेक है, कर्मा मासूरी है। अगर ये उस एरिया में कुछ स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा आ रही है तो हम इन वैरायटी को हम रिकमेंड कर सकते हैं। हाई डोज हमको नाइट्रोजन का नहीं देना चाहिए, यानी इकट्ठे हम ज़्यादा मात्रा में हम उसको उपयोग एक बार में ना करें। और हम फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है इसको हमको मेन फोकस करना चाहिए। और इससे अगर डिफिसिट होती है फास्फोरस का तो ये डिजीज जो है ज़्यादा आती है। हमको हेल्दी सीड जो है 17% ब्राइन सोल्यूशन पे डिप करके हेल्दी सीड का यूज़ करना चाहिए। हम इसको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, चूँकि ये प्राइमरी सोर्स हम पिनोकुलम उसी से आती है। तो साफ से हम इसको 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करें। अगर खड़ी फसल में ये बीमारी दिख रही है तो बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं, जैसे प्रोपिकोनाजोल है, इसका 1 ml पर लीटर, या हेक्साकोनाजोल 4% और जिनेब 68%, ये मिक्स फार्मुलेशन में आती है, इसको इस्तेमाल करें। या फिर जो कवच के नाम से क्लोरोथेनिल केमिकल मिलती है, इसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसको स्प्रे करते हैं। और अगर बीमारी नियंत्रित नहीं हो रही है तो 10 से 12 दिन के इंटरवल में हम 2 से 3 छिड़काव हम डिजीज़ के इंटेंसिटी के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो दोनों डिजीज़ हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रोस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है, और इसको हम अगर ध्यान से अगर मैनेज नहीं करते हैं तो अभी ये कॉम्प्लेक्स ऑफ पैथोजन के कारण भी अभी हम आगे लेक्चर में भी देखेंगे कि एक जो नई समस्या हमको समझ में आ रही है कि जो ग्रेन डिस्कलरेशन होने लगता है, तो ये सब पैथोजन के कारण भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे आपकी ब्लास्ट है, ब्राउन स्पॉट है, सीड ब्लाइट है, इसके कारण ग्रेन जो आपका डिस्कलरेशन है यानी बाली पे जो बदरंगापन होता है, ये सारे पैथोजन्स के कारण होती है। थैंक यू।